अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 9th बायोलॉजी चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स से रिलेटेड गैस पेपर, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2024 के अंदर वो क्वेश्चन आ सकते हैं। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम ये देखेंगे कि किस तरह हमने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है बायोलॉजी का कि हमारे फुल बाय फुल मार्क्स आएँ। तो बच्चों बिना देर किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके टीचर्स ने बताई होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने खुद डिस्कवर करनी है, आपने खुद सीखनी है विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ योर ट्यूटर। आपने हर तरह से देखनी है, जो बच्चे पहले दे चुके हैं उनसे आपने सीखना है कि किस तरह हमने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है कि हम 60/60 मार्क्स गेन कर सकें। आज जो हमारा चैप्टर है वो है बायो एनर्जेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर ने आपकी सेकंड ईयर तक जान नहीं छोड़नी है, और इवन दो MD कैट के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है। ठीक है, तो आपने इसको तो सुना है वीडियो को और एंड तक लास्ट में देखना है, ठीक है, ताकि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो और आपके कोई मार्क्स डिडक्ट करने का चांस बन ही ना पाए। मैं इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करूंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी इस वीडियो को देख सको। ओके बच्चों, सबसे पहले तो है हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ ATP। बायो एनर्जेटिक्स क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि बायो एनर्जेटिक्स क्या हो रही है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि रोल ऑफ ATP। आपको पता है कि हमारे पास जो ATP होता है वो क्या है, ये एक हमारे पास एनर्जी करेंसी है। मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर सारी की सारी जो एनर्जी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है ATP के फॉर्म के अंदर। सेम गोज फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। अब बेसिकली यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे पास प्लांट्स होते हैं, वो एनर्जी, प्लांट्स और एनिमल्स एनर्जी करते हैं, हासिल करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमें देते हैं एक फॉर्म के अंदर, फ्रूट की फॉर्म में देते हैं एनर्जी, और ह्यूमंस जो होते हैं वो उस एनर्जी को यूज करते हैं और किस तरह अपनी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म करके इसको स्टोर करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि हमारे पास कौन से ऐसे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और कुछ जो ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। आपने इसकी एग्जांपल्स देखनी नहीं है। देन बच्चों ऑक्सीजन एंड रिडक्शन। ऑक्सीजन और रिडक्शन हमने पढ़ी थी किस चीज़ के अंदर, हमने पढ़ी थी केमिस्ट्री के अंदर। वहां पर भी क्या था कि हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑक्सीजन था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन और रिडक्शन होती है। क्यों? ये ऑक्सीजन और रिडक्शन के थ्रू ही जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, वो हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इनहेल करते हैं, लेके जाते हैं अपने अंदर, ठीक है, और इन रिटर्न हमारे पास फूड बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन करते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह ये क्या करते हैं, डिफरेंट रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, दी हुई है सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नोट दैट हीट इज नॉट लॉस्ट इन एवरी ट्रांसफॉर्मेशन। अब उन्होंने यहाँ पर जनरली उन्होंने मैकेनिज्म बताया हुआ है कि किस तरह हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कहाँ एनर्जी आ रही है। ये टेबल आपने लाजमन करना है, ठीक है। आपसे जनरली पूछ सकते हैं कि किस तरह जो एनर्जी होती है वो ट्रैवल होती है एक सोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे सोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है बच्चों। देन बच्चों यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया रिडॉक्स रिएक्शन की, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। आप लोग यही एग्जाम्पल कर लो तो वेल एंड गुड, ठीक है। जहाँ पर उन्होंने क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, लूज हो रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किए तो हमारे पास क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। MCUs हैं आपने लास्ट में करने, जो सारे टेबल्स बने हुए हैं इन MCUs को आपने मिस नहीं करना है। देन ATP द सेल एनर्जी करेंसी। वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह ATP जो होता है वो हमारे पास सेल एनर्जी होती है। तो सारा का सारा इसका जो स्ट्रक्चर है वो उस इधर है। मीन्स कि सारी की सारी जो उसकी सेल एनर्जी करेंसी की बात है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर गिवन है। आपसे अगर पूछ रहे हैं कि हाउ विल यू प्रूव दैट ATP इज द सेल एनर्जी या सेल करेंसी ऑफ द सेल, तो फिर आपने बताना है कि क्यों है, क्योंकि उसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है, राइबोज है, शुगर है, ठीक है, एडेनिन है, कोई हमारे पास बेस लगी हुई है। तो ये सारी की सारी एनर्जी फॉर्म है। अब एक आप फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक करोगे तो आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, कितनी एनर्जी आपको गिवन होगी, ठीक है। किस तरह फिर हमारे पास AP, ADP और ATP हमारे पास बनते हैं, ये सारा कुछ आपने लिखना है। ये लॉन्ग में भी आपको आ सकता है, ठीक है। आपने इस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है। देन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास जनरली इक्वेशन बताओ। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बनता है वो ये बनता है कि हमारे पास ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है या रिएक्टेंट होता है जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में भी होता है और रिएक्टेंट साइड में भी होता है। तो आपने याद रखनी है कि हमारे पास वाटर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर रिएक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और प्रोडक्ट में भी आता है, ठीक है। ये अपने बात लाजमन अपने जहन में अंदर रखनी है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन से ही उन्होंने MCQs इस तरह बना देने हैं। देन बच्चों ने बताया इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने जनरली बताया है किस तरह प्लांट्स जो होते हैं वो पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, उनको यूटिलाइज करते हैं और हमारे पास फूड प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। तो आपने जनरली इसको शॉर्टकट चार्ज के तौर पर याद कर लेना है। देन है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आते हैं इसके अंदर लाइट रिएक्शंस और एक आते हैं डार्क रिएक्शन। यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि लाइट रिएक्शन जो होते हैं वो दिन टाइम होते हैं और डार्क रिएक्शन होते हैं वो रात टाइम होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। लाइट रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं, वो इनिशिएट होते हैं जब सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, ठीक है। जैसे हमारे पास प्लांट लीव्स के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो लाइट रिएक्शन इनिशिएट करवा देते हैं, ठीक है। और सेम उस पर जो उनके प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो दूसरे स्टोमा क्लोरोप्लास्ट की तरफ भेज देते हैं और वहां पर सूरज की रोशनी नहीं जा रही होती इनसाइड द सेल्स, ठीक है। तो फिर वहां जाके वो क्या करते हैं, वो डार्क रिएक्शन को इनिशिएट करवाते हैं, फिर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं।
देन बच्चों लाइटेशन की उन्होंने समरी दी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, आपने इसको लास्ट में देख लेना है। अब ये देखो यहाँ पर उन्होंने एक जी टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, इसको जी स्कीम भी कहते हैं, यहाँ पर कहीं ऊपर लिखा होगा, ये देखो द होल चीज ऑफ द लाइट एक्सचेंज इज कॉल्ड जी स्कीम ड्यू टू सी शेप्ड फ्लोर चार्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। NaDPH हमारे पास एक इसका प्रोडक्ट बन रहा है, कितने हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, हाफ मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, वाटर यूज हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यूज हुए थे वाटर मॉलिक्यूल से कि इन्होंने रिएक्शन को स्पीड अप किया था, ठीक है। ये सारी चीजें आपने देखनी है। इतना ट्रिकी वैसे आता नहीं होता 9th क्लास के बच्चों को, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर हमने पेपर इस तरह लेने फुल नंबर तो हमने किस तरह इसको तैयार करना है, ठीक है बच्चों। देन बच्चों उन्होंने डार्क रिएक्शन की बात की है। बच्चों डार्क रिएक्शन होते हैं उनको केल्विन साइकिल भी कहा जा सकता है, ठीक है, तो आपने इसका नाम देख लेना है। अब यहाँ पर एक बात है लिखी हुई, निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है NAD, एक कोएंजाइम है। आपको कल मैंने कोएंजाइम के बारे में बताया था। अब देखो ये भी आपकी बुक का ही पार्ट है, तो वो आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि NAD के हमारे पास कोएंजाइम है, कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, क्या है, तो आपने इस हिसाब से भी MCQs देखने हैं। देन बच्चों उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे पास कंबाइन करते हैं 5 कार्बन के साथ, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं और हमारे पास एंड पे जाके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, ये बेसिकली उनका ये मेल्विन साइकिल है, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल होता है और लाइट का क्या रोल होता है कि हमारे पास फूड की प्रोडक्शन करते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है फोटो सिस्टम्स का। फोटो सिस्टम जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट जो प्लांट्स हैं पिगमेंट्स होते हैं उनको अगर सेंसाइज कर दें, एक जगह रख लें, क्लस्टर बनाए तो हमारे पास फोटो सिस्टम आ जाते हैं। दो मेन होते हैं, एक हमारे पास होता है क्लोरोफिल A और एक होता है क्लोरोफिल B। इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज भी होते हैं जो कि अभी आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो आप इसको सिर्फ इस तरह जनरली याद कर लो। ये क्वेश्चन आपने लास्ट में देखना है। देन लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। अब ये लिमिटिंग फैक्टर से क्या मतलब है, ये भी अक्सर लॉन्ग आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। लिमिटिंग फैक्टर से मुराद ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कहते हैं स्लो डाउन कर देते हैं। मींस कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो किसके डायरेक्टली या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेसिकली बात ये है लिमिटिंग फैक्टर्स की कि आप देखो इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी किस तरह हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करेगी, ये एक इसका क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। उन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन क्या इफेक्ट होता है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम कम कर देंगे प्लांट्स के लिए तो क्या होगा, प्लांट्स मरना शुरू कर देंगे, वो प्रोसेस ही नहीं करेंगे इनिशिएट। और इसके अलावा बच्चों मैंने आपको कल भी एंजाइम वाले में बात बताई थी कि इक्विलिब्रियम का होना बहुत नेसेसरी है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम से मुराद ये नहीं है कि हमारे पास रिएक्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाए, इसका कुछ हो जाए, नहीं। इक्विलिब्रियम से मुराद मैं यहाँ पर ये बात कहती हूँ कि रिएक्शन जो हो वो अपनी एक हद तक रहे, ना ज्यादा एक्सीड करे और ना ही ज्यादा डिक्रीज करे। डिक्रीज करेगा तब भी हार्मफुल है, इंक्रीज करेगा तब भी हार्मफुल है। जैसे ही हमारे पास CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास टोमेटास जो होंगे प्लांट्स के लीव्स के, वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट को इफेक्ट कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हैं, तो ये इसके लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। देन बच्चों रेस्पिरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन जो होती है हमारे पास क्या होती है, दो तरह की होती है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। बच्चे अक्सर ना सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर और ब्रीदिंग के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को भी लास्ट में देख लेना है कि ब्रीदिंग क्या होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है एनारोबिक। लोग इसके ऊपर आ सकते हैं, राइट, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक के ऊपर नोट लिखें या एनारोबिक के ऊपर नोट लिखें, लोग इसके ऊपर नेसेसरी है। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हमारे पास क्या होते हैं, ये भी आपने लास्ट में देख लेना है। एनारोबिक क्या होते हैं, फर्मेंटेशन, अल्कोहल जो होती है हमारे पास, जो सारी ये शराबें वगैरह बनती है, ये भी इसी प्रोसेस के थ्रू बनती है, फर्मेंटेशन के थ्रू, ठीक है। देन बच्चों ये देखो उन्होंने लिखा हुआ है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे पास कौन सी होती है और उन टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। एनारोबिक फर्मेंटेशन ये ना, उसके आगे दो टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड में क्या आता है, वही हमारे पास लैक्टिक एसिड किसमें होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जनरल आपको चीजें हैं कॉमन सेंस की, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कैसे बनती है, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो हमारे पास दही खुद ब खुद बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पायरुविक एसिड के हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर क्या प्रोडक्ट होते हैं, एक एथाइल अल्कोहल होता है और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस पॉइंट को देखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन क्या रोल प्ले करती है ह्यूमन लाइफ के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। देन है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आपने देखा है मैकेनिज्म क्या है, 3 स्टेप्स के अंदर होती है, एक होती है ग्लाइकोलाइसिस, एक होती है क्रेब्स साइकिल और एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आज की बुक में बहुत बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इनके सारे के सारे साइकिल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं इस वजह से बार बार कह रही हूँ कि इसमें से मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आता है पेपर के अंदर, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस याद करो सबसे पहले, ठीक है, उस बाद उसका ये साइकिल देख लो कि किस तरह ग्लाइकोलाइसिस होती है। एडीपी NADP यूज होता है, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, ATP रिलीज होता है और NADH रिलीज होता है, ये एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, दोनों को पता है। 2 पायरुविक एसिड क्या होता है, एसिटाइल को A के साथ रिएक्ट करता है, को एंजाइम है हमारे पास ये, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब उसके बाद जो NADH है, FADH2 आया, वो दोबारा रिएक्ट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, O2 आप देखते हो अंदर, तो भी हमारे पास ये प्रोडक्ट बनते हैं,
ठीक है, तो ये आपने लाजमन देख लेना है। अभी इसके अंदर कोई रोल नहीं है, इतना आप याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने हमारे पास टोटल एटीपीज बन रहे हैं रेस्पिरेशन के अंदर, कितने हमारे पास NADH बन रहे हैं, NADPH कितने बन रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने रिलीज हो रहे हैं, ये भी आपने याद नहीं करना। ठीक है, अभी आपका सिलेबस नहीं है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग इससे देख कर कंफ्यूज हो। अभी आपने जनरल जो आपकी बुक पे ऊपर लिखा है वो याद करो। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा आपके बारे में बताया हुआ है द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, कि कितनी हमारे पास जितनी चीजें होती हैं, 2 ATP मोलिक्यूल्स बने, 1 ATP मोलिक्यूल्स बने, बहुत थोड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसी पैराग्राफ को अच्छी तरह याद कर लेना है। देन बच्चों उन्होंने आपको एनर्जी चार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जी चार्ट के बारे में अक्सर ये जो मैं अभी आपको बता के हटी हूँ, टीचर्स जो होते हैं वो नहीं करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बच्चों को बेसिकली ना पता नहीं चलता कि हमने किस तरह रेस्पिरेशन को रिलेट करना है अपने सेल्स के साथ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ, मैं इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी एक अलग टॉपिक से कि किस तरह हमारे पास जो एनर्जी होती है रेस्पिरेशन की वो यूज होती है। अब देखो कैसे कैसे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और टोटल हमारे पास 36 ATP बने हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप लोग टोटल यील्ड याद कर लो। ठीक है, ATP की, कि रेस्पिरेशन के टोटल प्रोसेस के अंदर 36 ATP जो हमारे पास होते हैं वो जनरेट होते हैं। सिर्फ इतना याद कर लो, ये एनफ होगा। देन प्रैक्टिकल वर्क बच्चों आप लोग सारा कुछ छोड़ दो। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डिफरेंस बिटवीन फोटोसेंसिस एंड रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर शॉर्ट ना बने तो MCQ तो लाजमन ही बनेंगे। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है। देन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, ये आपके शॉर्ट का आंसर ही है, इनको भी आपने देख लेना है, और शॉर्ट का आंसर और टर्म्स टू नो, ये सारी चीजें आपने लाजमन करनी है। अब बच्चों हम चलते हैं अपने गैस पेपर की तरफ। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रेब्स साइकिल्स, व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनानी भी है। डिफाइन द टर्म लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, आल्सो गिवन एग्जांपल। व्हाट इज डिफरेंट पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट। डिफाइन रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन भी लिखना है लाजमन। व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डायग्राम लाजमन बनानी है, तो आपका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ATP एंड फंक्शन, ये भी लाजमन बनाना है। व्हाट आर FAD NAD, आपके दो को एंजाइम है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, व्हाट आर ड्रॉप रिएक्शंस, डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां जहां आपकी बुक के ऊपर डायग्राम उन्होंने मेंशन की है, जहां जहां उन्होंने चार्ट बनाया है, किस टॉपिक के अंदर बनाया है, शॉर्ट आए लॉन्ग आए आपने बनाकर आना है। बेशक वो 2 मार्क्स का हो, 1 मार्क्स का हो या 10 नंबर का हो। ठीक है, आपको जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपने उससे रिलेटेड सारी की सारी थ्योरी लिखनी है। ठीक है, कोई चीज नहीं छोड़नी है, सारी चीजें नेसेसरी हैं। ठीक है, जैसे अच्छी बात यह है कि आप उसके पॉइंट्स बना के याद करो ताकि लिखना वहां पर आसान हो। थ्योरी को पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बच्चे अक्सर चीजें भूल जाते हैं। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को यही सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा चीजें याद करो इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में याद करोगे, चेकर के ऊपर बहुत बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को सारा कुछ आता है। ठीक है, और आप लोगों ने डायग्राम्स, चार्ट्स, सारे रिएक्शन लाजमन करके आने हैं अगर आपने पूरे पूरे नंबर लेने हैं। अगर नहीं लेने तो जो दिल आए फिर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, डिफाइन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, रिएक्शन लास्ट में लिखने हैं। व्हाट इज मेंट बाय बायोएनर्जेटिक्स, हाउ डज द मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट द स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाउ डज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर इन स्केलेटल मसल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर लाइट रिएक्शन, डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट डज इस प्रोसेस अगर आपने रिएक्शन भी इसका लास्ट में लिखना है। तो बच्चों ये है आपका 37 के हवाले से गैस पेपर जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2024 के अंदर लाजमन आएगा। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। किस चीज़ की समझ नहीं आ रही डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं इंशाल्लाह आपकी हर क्वेरी का जवाब लाजमन दूंगी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।